Hello and welcome to Smart Tech Next. तो हमने अभी तक क्या किया? लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 कर लिया था ना। यूनिट 2 का इन्वायरमेंटल साइंस का, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, जो पेपर 2 का इन्वायरमेंटल यूनिट 2 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसका हमने पार्ट 2 कर लिया था। तो यहाँ पे इसमें हम पार्ट 2 करेंगे, ये फाइनल पार्ट है। इस प्रकार हमारा 2021 से लेकर 2024 दिसंबर साइकिल तक के सारे, ठीक है, PYQs खत्म हो जाएंगे। इससे हमें आइडिया भी लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो किस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल of any substance chemical species is defined as ratio of long term impact of ozone from substance chemical species to impact from an equivalent amount of, तो किसके रेशियो में हम करते हैं? CCl4, CFC11, CFC113, CFC15। तो आंसर इज CFC11। तो CFC11 के रिलेटिव मेजर को करते हैं, ठीक है। इसके कंपेरिजन में हम रेशियो में हम करते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस का, इफ क्यू की उसका ओडीपी क्या है, कितना, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल उस सब्सटेंस का कितना है, वो किसके कंपेरिजन में करते हैं? CFC11 के। इस CFC लेवल, ठीक है, ट्राई ट्राई फ्लोरो फ्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो फ्लोरोमीथेन, तो इसके कंपेरिजन में करते हैं, ठीक है। इसका अगर जैसे कि ODP 1 सपोज लेते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 1 है, तो इसके कंपेयर में दूसरे मटेरियल का लेंगे तो उसका 1 है या फिर 1.2 है या फिर उससे नीचे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये दिए हुए हैं बहुत डिटेल्स, तो रीड एट योर ओन, ठीक है। Which one of the following species in the atmosphere does not cause indirect radiative forcing? कौन सा इसमें से स्पीसीज जो है वो एटमोसफेयर में इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग नहीं करता है? तो पहला तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है? तो ये चेंज है इन एनर्जी फ्लक्स, ठीक है, इन एटमोसफेयर, ठीक है, कॉज्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। तो इनडायरेक्ट रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है? चेंज इन एनर्जी फ्लक्स है, ठीक है, कहाँ पे? तो एटमोसफेयर में, और कॉज्ड बाय नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण होता है, ठीक है, कि एनर्जी का फ्लक्स, एनर्जी का जो फ्लो है वो चेंज हो जाता है एटमोसफेयर में। ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट। तो बेसिक ज्ञान लेते हुए चले तो ये पता रहेगा तो फिर आंसर आ जाएगा आसानी से। तो हमें इनडायरेक्ट जानना है ना, तो डायरेक्ट जान जाते क्या होता है। डायरेक्ट अकर व्हेन सब्सटेंस इटसेल्फ ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट, ठीक है, रेडिएशन। क्या कहता है? कोई जो सब्सटेंस है वो खुद ही ऑब्जर्व कर ले या रिफ्लेक्ट कर ले रेडिएशन को, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडिएटिव सोर्सिंग। इनडायरेक्ट क्या होता है? अकर्स व्हेन सब्सटेंस मॉडिफाई एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस, जैसे कि मॉडिफाई करता है, ठीक है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को। तो जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशन, अगर क्लाउड बना दे तो क्या होगा? स्कैटर होगा, रिफ्लेक्शन होगा इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। और यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो खुद ही ऑब्जर्व कर लेगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ पे तो उसको डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, हमें इनडायरेक्ट पढ़ना है। तब इससे आंसर आ जाएगा कि नॉट कॉज, हमें कहना कौन सा नहीं करता है। अच्छा, एरोसोल्स को करते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? तो ये क्लाउड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं एरोसोल, ठीक है, और इस प्रकार से अस अल्बिडो को भी। हेलो कार्बन, हेलो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो इनका कंसंट्रेशन अगर अफेक्ट होता है, बढ़ता है स्ट्रेटोस्फेरिक जोन में, तो वो भी इफेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? तो कैटलिस्ट है बहुत सारे केमिकल जो प्रोसेसेस तो उसमें काम करता है, तो ये भी इफेक्ट करता है रेडिएटिव बैलेंस को। बट ओजोन, ओजोन क्या है? यहाँ पे जो रेडिएटिव फोर्सिंग ओजोन करता है वो क्या करता है? वो तो ऑब्जर्व कर लेता है ना इनकमिंग सोलर रेडिएशन को, ठीक है, तो वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो तो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, यूवी रेज को ऑब्जर्व करता है ना, उसके कारण तो वो लेयर भी हीट होता है। हमने एटमोस्फेयर वाले सेक्शन में पढ़ा है ना कि वो लेयर का हीटिंग भी थी, क्योंकि वहाँ पे जो ओजोन लेयर है वो हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए वो लेयर क्या है?
कूलिंग के बाद जैसे जैसे हम पढ़े थे कूलिंग होता है फिर वो हीटिंग होने लगता है। ये ट्रोपोपॉज था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसका आंसर कौन सा नहीं है? इनडायरेक्ट ओजोन। ओजोन क्या है? डायरेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला वो सब लिख के दें, एक बार रीडिंग कर लेना जरूरी है। ठीक है, आफ्टर वॉचिंग लेक्चर या तो पॉज करके कर लें या कर लें। ठीक है, और हाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आपने बोला था कि टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर देंगे बट किया नहीं। तो उसके पीछे कारण है, तो पीडीएफ में कुछ कुछ चेंजेज है, कुछ कुछ एड ऑन्स करने हैं, तो वो प्रोसेस जारी है। ठीक है, और जो भी समय मिल रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हो जाएगा मैं कर दूंगा। हाँ फर्स्ट जो यूनिट का पीवाईक्यू था उसका पीडीएफ अभी कर दूंगा थोड़ी देर बाद, मतलब आज हो जाएगा। इफ यू आर वॉचिंग इट टुडे, ठीक है, तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको अगर सही लग रहा है कि these lectures are helping in somehow somewhere, तो प्लीज, ठीक है, कमेंट भी करें। ठीक है, कमेंट करने से थोड़ी बहुत रीच हो सकती है मेरी बढ़े, कुछ लोग और को हेल्प हो सके, व्हाई नॉट। ठीक है, तो और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट। ये है फॉलोइंग इज इन द कंबसन रिएक्शन। अच्छा ठीक है, कंबसन रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ब्यूटेन है, कंबसन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन का है। ठीक है, क्या करना है? बैलेंस द एबव इक्वेशन एंड फाउंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 H2O और N2 प्रोड्यूस्ड ऑन कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे। H10 प्लस O2 प्लस N2, ये क्या बनना है? CO2 प्लस H2O प्लस N2। तो CH4 क्या हो सकता है? इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बैलेंस कार्बन फर्स्ट। तो ठीक है, इधर 4 कार्बन बैलेंसिंग तो सबको पता ही होगा, 4 कार्बन का। फिर क्या कर लेंगे? ठीक है, तो हाइड्रोजन का कर लेंगे। इधर 10 है, तो इधर 5H2O। ठीक है, अब फाइनली ऑक्सीजन को भी बैलेंस करके, क्योंकि आई थिंक नाइट्रोजन बैलेंस है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? 6.5 O2। क्यों? तो ये हो जाएगा 5H2O, 5 यहाँ से, 8 यहाँ से, थोड़ा 13, 6.5 इंटू 2 13। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोल्स निकाले ना, और हमें पता है कि ऑक्सीजन कितना है एटमोसफेयर में? लगभग 21%। और नाइट्रोजन कितना है? लगभग 79%। अप्रोक्स लेंगे, अब डेसिमल में भी कर सकते हैं 20 पॉइंट, बट ठीक है, इससे भी आंसर आ जाना चाहिए। जो सबसे, इस तरह करने के बाद जो सबसे नज़दीक का वैल्यू हो सबसे, उसको हम सही आंसर करेंगे। ठीक है, तो टोटल एयर का 21% वॉल्यूम ये है और 79% ये है। तो 6.5 मोल्स है ना, 6.5 मोल्स ऑफ O2 अगर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6.5 इंटू 79.21, ये लमसम आ जाएगा 6.5 इंटू 3.76, ये लमसम आ जाएगा 24.5।
ठीक है, मतलब 4.6 या 4.7 आता है, 24/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोल पर लीटर हो जाएगा, वैल्यू होगा मोल पर लीटर। तो 1 मोल ब्यूटेन में कितना आ गया, तो 4 मोल ऑफ CO2। ठीक है, 4 मोल ऑफ CO2 यही पूछा है ना। और 5 मोल्स ऑफ H2O आ रहा है, और एन का कितना आया, तो 24.5 मोल्स। ठीक है, 25.4 मोल्स। तो इसका आंसर कौन सा है, 79 यहाँ पे लिया था ना। हाँ ठीक, तो 4, 5 और 24.4, ये सही आंसर। तो इसको इस तरह सॉल्व करना तुरंत से, जैसे मैं इतना लंबा बैलेंस किया है, इसको एक ही लाइन में बैलेंस कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद खटाक से इसके मोल्स निकाल देने हैं और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना है। ये आंसर, ये दिया हुआ थोड़ा बहुत, ये थोड़ा अलग तरीके से यही बातें लिखी हुई है सेम चीज। ठीक है, तो जो 6.4 मोल्स का O2 कंबसन के लिए N2 कितनी चाहिए, तो इतना चाहिए था। सही है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, the ambient atmosphere have equal concentration of CO2, SO2, O3, NO2 in the units of ppm। ठीक है, ppm में दिए हुए हैं इनके concentration। which gas will have highest concentration in microgram per meter cube unit at the same temperature and pressure condition। ठीक है, म्यूग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है। तो ठीक है, ये तो बहुत सही है। तो हमें क्या करना है, तो मास जो कंसंट्रेशन है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है ना, इक्वल कंसंट्रेशन। इक्वल कंसंट्रेशन में सब सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, इस यूनिट में एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो जो ppm है, ppm में दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमें क्या करना है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, मोलर मास निकालना जरूरी है। तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाता है, 44 ग्राम पर मोल। SO2 का कितना है, 64 ग्राम पर मोल। O3 का कितना है, 48 ग्राम पर मोल। और NO2 का कितना है, वो है 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हाईएस्ट मास किसका है, तो वो है SO2 का, 64 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि ppm सेम है ना, कंसंट्रेशन इन ppm इन इज सेम फॉर ईच गैस। लिखा है ना, कंसंट्रेशन ppm में सेम है एक एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में। तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट जिसका होगा, उसी का हाईएस्ट मास कंसंट्रेशन भी होगा। तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका है, SO2 का। ठीक है, तो इसीलिए उसका कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, 2। ये डिटेल्स दिए हुए सेम बात जो बनेगी। इनकरेक्ट स्पून चूज करना है। ठीक है, ये ओजोन केमिस्ट्री से आप देखेंगे कि जो ओजोन केमिस्ट्री है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सवाल बनते हैं हर साल। ठीक है, मतलब एक तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, तो ज्यादा भी एक ईयर में आया या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही जाता है, तो ओजोन केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसमें क्या करना है कि O2 undergoes photo dissociation by UVC radiation in the atom। मतलब ऑक्सीजन का फोटो डिसोसिएशन होता है, UVC के कारण रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनकरेक्ट करना है। तो सही बात है, क्योंकि O2 के, ठीक है, O2 को क्या है, हाई एनर्जी यूवीसी रेडिएशन चाहिए स्प्लिट होने के लिए। यूवीसी हाइयर होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, लेस देन 240 नैनोमीटर होता है। तो ये तो ठीक है। उसके बाद है O3 undergoes photo dissociation by UVB radiation in the stratosphere। हाँ, तो ठीक है, यूवी रेडिएशन चाहिए जो कि 280 से आई थिंक 300 नैनोमीटर के बीच में होता है, 300 या 320 नैनोमीटर। ठीक है, इसके कारण ही फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो ये भी होता ही है सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद थर्ड है
ठीक है। NO और NO2 कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज इनिशिएटेड बाय फोटोकेमिकल ऑफ N2। क्या होता है, तो बोल रहा है कि फोटोकेमिकल ऑफ N2 के कारण होता है, तो ये भी सही बात है। उसके बाद कह रहा है catalytic active reservoir of Cl in atmosphere are HCl gas and ClO chlorine ClONO2। तो ये एक्टिव रिजर्वायर नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर करेक्ट क्या है, 4। और उसके एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ O2 का, ठीक है। ये क्लोरीन रिजर्वायर की बात हुई तो टेम्पोररी रिजर्वायर रहता है, और कैटालिटिकल फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल स्पीसीज हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। H2 और H2S का है, तो इसका पहले हम क्या निकाल लेंगे कि इनका डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो H2S का S का निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से हम इस साथ कंपेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन में क्या होता है +1, ठीक है, और सल्फर का क्या होता है -2। तो ये डिफरेंसेस कितना आ जाएगा, और जो एलिमेंटल सरफेस होता है, एलिमेंटल एलिमेंटल जो सल्फर है उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, नेचुरल स्टेट में 0 होता है। तो डिफरेंसेस कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 के। उसके बाद है N2 और SA, ठीक है, ये S8 है, तो इसका भी तो 0 ही आएगा क्योंकि नेचुरल स्टेट में है। मतलब ये S का S8 का 0 आएगा। उसके आगे क्या है, तो उसके आगे NH3 अमोनिया का, ठीक है। तो इसका अमोनिया क्या है, तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे अमोनिया का और NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तो इसका प्लस माइनस करने पे करके जब वैल्यू आता है वो आएगा +4, ठीक है। इसका आएगा तो NO2 का, और NH3 का आएगा -3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 7। और H2 और H2 का कितना आएगा, ठीक है, H2 का और N2 का और H2 का, इसका तो 0 आएगा क्योंकि ये भी अपने एलिमेंटल स्टेट में, ये भी एलिमेंटल स्टेट में 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद HS- हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड और H2 का कितना आएगा, तो इसका हम बैलेंस करके करेंगे तो डिफरेंस -2 आएगा, ठीक है, -2 वर्सेस 0, क्योंकि ये एलिमेंटल स्टेट में था इसका 0, उसका -2, ठीक है। तो इसमें पूछा है किसका डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 7 का है, ठीक है। या फिर अगर उस तरह से देखें तो एक चीज़ और हो सकता है इसमें, ठीक है, ये इसके 0 है 2 के, तो ये भी हो सकता है आंसर, बट आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि आंसर की में इसी को लिया था, ठीक है। तो इस तरह भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देते हैं कभी कभी कि इसका आएगा कि उसका आएगा, तो बेटर, मैं तो मैं तो सलाह करूंगा कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन हैं इस तरह के, तो अगर कॉन्फिडेंस है पूरा तो ठीक है, नहीं अगर तो लास्ट के लिए छोड़ दें, ठीक है, लास्ट में जो प्रोबेबल लगता है उसको चूज करें ऑप्शन, ठीक है, लॉजिक लगा के, ये नहीं कि बिना लॉजिक के।
ठीक है, लॉजिक इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होगा। उसके बाद आ गया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ। ये सुटेबल एग्जांपल ऑफ, जो थिन लेयर टीएलसी है वो किसका एग्जांपल है, सुटेबल एग्जांपल किसका है। तो पहले तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो ये क्या होता है, तो ये तो मेजर करता है डिफरेंसेस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन टू डिफरेंट इमिसिबल फेज। ठीक है, इमिसिबल फेजेस के, ठीक है, टू डिफरेंट इमिसिबल फेजेस होते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन टू डिफरेंट इमिसिबल फेजेस। ठीक है, उसके बाद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स, अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स। उसके बाद एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, तो ये तो मेजर करता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एडहेयर टू द सरफेस ऑफ ए सॉलिड फेज। और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, तो ये क्या करता है, सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप, ठीक है, एज दे पास थ्रू अ पोरस मीडियम। अब ये तो बात हो गई इन सब की। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है, तो थिन लेयर, ठीक है, क्रोमेटिक क्या पूछा, सुटेबल, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, तो स्टेशनरी फेज में एक थिन लेयर पोलर मटेरियल का, मतलब सिलिका जेल का कोटेड किया जाता है, कॉमनली सिलिका जेल होता है ऑन अ प्लेट, व्हाइल द मोबाइल फेज में सॉल्वेंट या मिक्सचर का उपयोग होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्राइमरीली सेपरेशन का चीज देता है, डिफरेंस ऑफ डिग्री ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड इन पोलर स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो इसका कौन सा एग्जाम्पल अभी हम पढ़े थे, जो कि सरफेस को एडर करता है सब्सटेंस को, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है, तो हम पढ़े थे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये आंसर होगा थर्ड, क्योंकि टीएलसी भी वही करता है। उसके बाद फीचर ऑफ द फॉलोइंग, phosphorus species will dominantly exist in pH range of 3 to 7 in natural water। तो हमें क्या देखना है, फॉस्फोरस का कौन सा स्पीसीज डोमिनेटली एग्जिस्ट करता है, पीएच रेंज क्या दिया, 3 to 7, तो पीएच रेंज हमारा 3 to 7। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। तो 3 to 7 का पहले हम तो इसमें वो करना होगा, पीके वैल्यू, तो पीके वैल्यू क्या हो गया, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए कि इसका कितना होता है। ठीक है, फास्फोरस का तो कौन आएगा इसमें, तो इसमें जो होता है फर्स्ट डिसोसिएशन जो H3PO4 का होता है, वो हो जाता है H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। ठीक है, ये आता है लगभग लगभग 2.1 पीके, ये पीके है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, पीके वैल्यूज 2.1। ठीक, अबाउट अबाउट लगभग लगभग। उसके बाद सेकंड डिसोसिएशन होता है, तो फिर से H2PO4 जो माइनस है, इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। ठीक है, यहाँ पे पीके वैल्यू होता है लगभग 7.2। उसके बाद HPO4 2 माइनस, ठीक है, इसका डिसोसिएशन फिर से होगा H प्लस, सॉरी सॉरी, तो H प्लस हम निकाल दिया उसमें से हाइड्रोजन आयन, उसके बाद PO4 3 माइनस, इसका होता है वैल्यू, पीके वैल्यू 12, मतलब एसिड डिसोसिएशन जो वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो 12.3। तो हमारा क्या है, 3 से 7 के बीच में, 3 के 7 के बीच में ये आ रहा है, ये 7.2 वाला। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, H2PO4 माइनस, तो आंसर क्या होगा H2PO4 माइनस। ठीक है, अगर लेस देन 2.1 है पीके वैल्यू, कितना क्या आंसर होगा H3PO4। अगर ग्रेटर देन 2.1 है, तो लेकिन 7.2 है, तो H2PO ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी, ये लेस देन, तो फर्स्ट वाला होगा, उनके बीच क्या है, तो H2PO4 माइनस, ग्रेटर देन 7.2 है तो HP, ठीक है, HPO4 2 माइनस, और ग्रेटर देन 12.3 है, कितना है, PO3 माइनस। यहाँ पे आंसर क्या होगा ये। चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है,
जो pKa है वो जानना है कि क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो वैल्यू है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये थोड़ा बहुत तो पढ़ के पहले से रखना पड़ेगा तभी इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट 64। तो ये तो काइनेटिक मॉडल्स विद इन्वायरमेंटल प्रोसेस का मैचिंग है ना। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कंसेक्यूटिव रिएक्शन। तो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं जीरो ऑर्डर क्या है। द रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना है उस पर रेट का इसका डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसा क्या कहाँ होता है? तो ऐसा होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का उससे डिपेंड नहीं करता है रेट। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है एटलीस्ट। तो ये कहाँ होता है? बीओडी टेस्ट में। ठीक है, हमने क्या पाया अभी तक? ए का 4 और बी का 1 नहीं 3। तो ए का 4 बी का 3 यानी कि ऊपर वाला दोनों से। आगे देखना उसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स। टू रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन होता है उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, या फिर स्क्वायर ऑफ वन रिएक्टेंट। वो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो जो जो कई सारे को मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वहां पे ये होता है। ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट इज डिग्रेडेड इन प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड ए हेलोजेनेटेड कंपाउंड। तो सेकेंड रिएक्शन में क्या हो जाएगा? हेलोजेनेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये। उसके बाद है मतलब सी का 1। तो तीसरा आंसर होना चाहिए। उसका कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन क्या है कि एक रिएक्शन का जो आया, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन बिकम्स रिएक्टेंट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो ये हो गया बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन का NH3 का, अमोनिया का। बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन टू स्टेप प्रोसेस है। पहले अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्रेट से नाइट्रेट बनता है। ठीक है, इसको हम क्लासिकली कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन मतलब सीरीज में रिएक्शन हो रहा है उसको मानते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे मतलब कुछ कुछ जगह पे कंसिक्यूटिव को मेटाबॉलिक में भी कंसीडर करते हैं, सेकंड ऑर्डर में बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन को करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे भी थोड़े कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये तीसरा आंसर है मेरे अकॉर्डिंग। हम उसी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोकेमिकल स्मोक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोटोकेमिकल स्मोक के कंस्ट्रेंट है। इट इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। बिल्कुल गलत था। स्मोक और फॉग थोड़ी होता है। फोटोकेमिकल स्मोक में थोड़ी होता है, ये तो सनलाइट मतलब, ये तो गलत बात है। ये तो जो सनलाइट इंड्यूस रिएक्शंस होता है, ठीक है, जिसमें NOx VOCs होते हैं, वो होता है। फिजिकल मिक्सचर में स्मोक और फॉग थोड़ी होता है। तो पहला तो गलत है। तो जहाँ जहाँ ए है गलत। लंदन स्मोक क्लासिकल फोटोकेमिकल स्मोक ना। अभी तो हम लोग कुछ जो पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंशिएट फोटोकेमिकल स्मोक का, ठीक है, और लंदन स्मोक का, क्लासिक स्मोक का। उसमें हमने पढ़ा ही था कि ये मोस्टली एसोसिएटेड है सल्फरस स्मोक से, जो कि कोल बर्निंग से होता है। ठीक है, लंदन स्मोक जिसको कि क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही था। तो ये तो नहीं होगा जो कि कोल्ड कूलर टेम्परेचर चाहिए जिसको होने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। तो बी तो गलत हो गया। सी क्या है? NOx VOC SOs आर एसेंशियल इन ग्रेडियंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो नॉक्स तो ठीक है, VOC भी समझ में आता है, बट सल्फर ऑक्साइड नहीं। ये तो रिलेटेड, सल्फर ऑक्साइड तो रिलेटेड है मोस्टली इंडस्ट्रियल स्मोक से ना। तो ये तो गलत हो गया। तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्मली इज फॉर्म्ड मैक्सिमली व्हेन सन इज ओवरहेड ड्यूरिंग समर सीजन। तो ये सही बात है, क्योंकि सनलाइट चाहिए रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, उसी पे ये डिपेंड करता है, इसलिए मिड डेज में ज्यादा होते हैं। एल्डिहाइड ओजोन आर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो सही बात है कि एल्डिहाइड जो होते हैं VOC के ऑक्सीडेशन के समय एल्डिहाइड फॉर्म्ड होते हैं।
ठीक है। और ओजोन तो सबको ही पता है कि सेकेंडरी, मेजर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी और ई, बाकी सब कुछ। तो ये क्वेश्चन आया, इसके पहले आया था हल्का सा, और इसके देखा पूरा फोटो केमिकल स्मोक किया आ गया। और जो मतलब डिफरेंसेस उसमें पढ़ा था, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ दिया था, तो वो भी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, अगर आप देखेंगे। तो इसीलिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है कि पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो ऑप्शन में दिए हैं, उससे रिलेटेड नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर कोई पढ़ के जाए वो, तो ये वाला आसानी से कर जाएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, वो भी इस तरह से डिटेल में सॉल्व करना, पढ़ना और जानना। चलते नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन हो गए। एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुआ है। उसके आगे क्वेश्चन 66, तो बीओडी कर्व इन लेक वाटर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन लेक वाटर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ भी करना है करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा सही है या नहीं है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अल्टीमेट बीओडी इंक्रीजेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कंसेंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, तो ये भी सही बात है, ये अल्टीमेट बीओडी को इंक्रीज करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ठीक है, प्रोपोर्शन टू कंसेंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो ए और बी सही है, इसमें ए नहीं है तो गलत हो गया, ए और बी सही है। उसका थर्ड ऑप्शन है, ऑक्सीजन डिप्लीशन इन लेक वाटर इज रिलेटेड टू बोथ अल्टीमेट बीओडी एंड रेट कांस्टेंट। ये बिल्कुल सही बात है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन जो होता है लेक में, वो बोथ अल्टीमेट बीओडी जो है, जितना डिमांड है और जिस रेट पे डिमांड है, वो दोनों भी डिपेंड करता है। अगर रेट बढ़ गया, ठीक है, तो भी तो ऑक्सीजन डिप्लीशन होगा फास्ट, तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी सही है। उसके बाद क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी इज कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वाटर टेम्परेचर। नहीं नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो बीओडी रेट है, और ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो रेट है, कांस्टेंट है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसीलिए तो कि इसीलिए हम स्टैंडर्ड जो बीओडी टेस्ट करते हैं, उसमें हम क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम कहते हैं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है। ठीक है, ताकि वो रेट कांस्टेंट को इफेक्ट ना करे। नहीं तो मान चलिए कि 10 लोग अगर कर रहे हैं टेस्ट, सपोज एक लैब में, एक ने 20 डिग्री पे कर दिया, एक ने 30 डिग्री पे कर दिया, एक 20, तो ये बहुत वेरी करेंगे ना रिजल्ट। स्टैंडर्ड बनाएगा 20 डिग्री पे करना है। ये भी हो सकता है अगले एग्जाम में कहीं पूछ दे क्या स्टैंडर्ड है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आ सकता है। उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बीओडी रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वेस्ट। बिल्कुल डिपेंड करता है, अगर वो रेडिली बायोडिग्रेडेबल है तो रेट कांस्टेंट तो बढ़ जाएगा ना, जल्दी जल्दी डिग्रेड करेगा। और अगर वो रेजिस्टेंट है बायोडिग्रेडेशन के, तो क्या हो जाएगा, उसका जो के वैल्यू है, जो क्या बोलते हैं रेट कांस्टेंट है, वो कम हो जाएगा। तो ये दोनों तो गलत होगा, हमें करेक्ट इसमें बोलना है। तो कहाँ, ए बी सी, ये तीनों करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, 67, मैच लिस्ट विथ लिस्ट टू। लिस्ट वन में एप्लीकेशन है, लिस्ट टू इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, तो ये जो ना, ये जो सारे क्रोमेटोग्राफी वाले हैं, ठीक है, जो एनालिसिस वाले हैं, इस टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाने पे बहुत फायदा है। ठीक है, वो भी डिटेल में अब पूछने लगे। जैसे पहले बहुत आसान आसान सवाल आते थे, अब क्या कि वो सब पूछ चुके हैं। तब वो हर साल एक लेवल नीचे डेप्थ में जा रहे हैं, तो हमको उनसे एक लेवल आगे का पढ़ना होगा। इसी साल उनका मन करेगा थोड़ा और ज़्यादा जाने का, तो फिर तो हम तो मुंह देखते रह जाएंगे। इसलिए बेटर कि अच्छे से प्रिपेयर हो। पहले सिलेबस बहुत ईजी होता था, 2020 से पहले, लाइक टू ईजी, बट अभी वैसा सीन नहीं है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं। तो पहला क्या है, एक्सरे फ्लोरेसेंस इंस्ट्रूमेंट है, एक्सरे फ्लोरेसेंस। तो हमेशा इसके बारे में पता रहेगा ना, तो वही कर सकते हैं। एक्सरे फ्लोरेसेंस, एक्सरे फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक्सरे फ्लोरेसेंस में ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, और इसका क्या यूज होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जानने के लिए करते हैं। तो पहला का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, मतलब सी का वन, यानी कि ये दोनों गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूवी वी आई एस, अल्ट्रा वायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसका काम क्या है यूवीवीआईएस का? तो ये कलोरीमेट्रिक ये क्या करता है यूवीवीआईएस? तो यूवीवीआईएस कलोरीमेट्रिक टेक्निक पे कलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन के, जैसे कि ये मेजर करता है ऑब्जर्वेशन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अल्ट्रावायलेट या विजुअल रेंज। ठीक है, ये कलर इंटेंसिटी के आधार पे आइडेंटिफाई करता है। तो आ गया ये, तो डी का टू, तो डी का टू, अभी भी वही दोनों है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सआरडी हो गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये क्या एनालाइज करता है, किस स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, मतलब क्रिस्टलोग्राफी में इसका यूज होता है। तो ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, तो ये हो जाएगा डी का थ्री, तुम्हारा आंसर आ जाएगा टू। बट देख लेते हैं कौन, आईसीपी ओएस का क्या हो जाएगा। ठीक है, आईसीपी ओएस सी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा है, ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका फुल फॉर्म होता है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसको हम, इसका कहाँ है, बच गया एक ऑप्शन, तो उसके हिसाब से क्या रहता, तो ये क्या है डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो हम यूज करते हैं जो भी सैंपल, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, चलते हैं, ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिए हुए। उसके बाद क्या है, फिर से मैचिंग आ गया, क्या करना है, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर पे मैचिंग आ गई। ठीक, ऑक्सीडेशन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर का करना है। एक किसका, अभी पहले भी ऑक्सीडेशन नंबर का देखे ना, इसी तरह का ये भी सवाल है। तो इस सब टॉपिक से भी बहुत कुछ आता है। तो पहला एचएस है। ठीक है, तो एचएस का हम कर लेंगे, तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 प्लस -2 इक्वल्स टू -1। तो एस का कितना आ जाएगा माइनस, तो ये टोटल का कितना आ जाएगा -2। ठीक है, N2 का निकालना है, तो N2 है तो उसकी जगह n का x लिया तो 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। O का कितना होता है, ठीक है, तो -2 होता है, इक्वल्स टू क्या है 0। यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे क्या है 0, हम कुछ नहीं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +1। तो b का कितना हो जाएगा, b का +1, यहाँ पे b का है, यहाँ पे a का, तो एच एस का, एच एस बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड, और N2 को बोले तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। उसके बाद क्या है, उसके बाद डाई सल्फाइड आयन का। तो इसका कैसे करेंगे डाई सल्फाइड आयन का, तो डाई सल्फाइड तो एक ही है, तो 2x है और -2 है ना, यहाँ पे -2 है, इसका 2 माइनस है ना, तो -2 है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, तो इसका कितना हो गया c का 1। उसके बाद R2NH बचा था, R2 मतलब R यहाँ पे क्या है, ये तो कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया, मतलब नाइट्रोजन और कार्बन, तो ये N के साथ कनेक्टेड है, तो एक तो इसके साथ कनेक्टेड है और दो इसके साथ कम से कम कार्बन का लगा होगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है, और वैसे भी सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन का जनरली जो होता है वो -3 स्टेट होता है, तो ये हो गया 4 और डी का 4, तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, तो थर्ड ऑप्शन। तो इसको ऐसे बनाना होता है,
ये पता होना चाहिए कैसे निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब तो फिर आसान हो जाएगा बनाना। चलते हैं नेक्स्ट। 69। 69 में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो आर्सेनिक इज यूज्ड इन वुड प्रिजर्वेटिव, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, लास्ट वीडियो में देखा था पीवाईक्यू में ये आ चुका है, मतलब कि वो इसके पहले साल में पूछ चुका है। तो ये ऑप्शन में पता है कि हाँ यूज होता है, क्रोमेटेड कॉपर एर्सेनेट में इसका यूज होता है आर्सेनिक का, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए जहाँ सही नहीं वो गलत कर देंगे। ठीक है, तो ये सही है। तभी हमें इन दोनों में से देखना है, मतलब सी भी देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सीधे सी पे ही चलते हैं। आर्सेनिक इज नॉट ए मेटल, तो बिल्कुल सही बात है, आर्सेनिक क्या है, मेटल नहीं है। तो ए और सी, अच्छा इसमें भी सी है ना, ओके ओके, अच्छा बी देखना चाहिए था, सॉरी चलो, तो सी इसमें, अच्छा बी देखते हैं। सी आर ओ, ठीक है, 4 2 माइनस है, ठीक है, ये असल में ये है, सी आर ओ 4 2 माइनस, ठीक है, क्रोमेट आयन है, तो ये क्या लिखा, क्रोमेट एंड इज वाटर सोल्यूबल, हाँ ये वाटर सोल्यूबल है, एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम क्रोमेट। अच्छा तो बी सही है, मतलब ये सही होना चाहिए। अच्छा, मतलब ए बी सी ई, और ये गलत होगा डी, तो डी देख लेते हैं, सी तो देख लिया। Fe3 इज मोर सोल्यूबल कंपेयर टू Fe2 इन प्योर वाटर, नहीं Fe2 जो है ना आयरन, Fe2 मोर सोल्यूबल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है इसी कारण से ग्राउंड वाटर में Fe2 ज्यादा पाया जाता है rather देन Fe3, Fe2, ठीक है, Fe3 ठीक है लेस सोल्यूबल है Fe2 के मुकाबले। अच्छा तो ये गलत हो गया इसीलिए, और ई सही है, ठीक है। तो जो लेड सल्फाइड है और लेड सल्फाइड और लेड कार्बोनेट जो है वो हाईली सोल्यूबल इनसोल्यूबल है वाटर में, बिल्कुल सही बात। तो इनका इनका जो सॉल्युबिलिटी, ठीक है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, वो बहुत कम है, ठीक है, एसपी वैल्यू बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो ये इनसोल्यूबल है, ये भी सही बात। तो ये सब चीज़ें पता नहीं चाहिए, हो सकता है ये अगले साल क्वेश्चन में आ जाए, हु नोज। चलते हैं नेक्स्ट। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवाई स्पीसीज, अच्छा कौन कौन सी स्पीसीज एटमोसफेयर में, तो HNO3 है, बिल्कुल है। ये ClO NO2 है, मतलब नाइट्रिक एसिड है ये, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 से बनता है, बिल्कुल है। उसके बाद ClO NO2 है, ठीक है, तो बिल्कुल है। क्लोरीन नाइट्रेट, रिजर्वायर स्पीसीज है तो होगा ही। उसके बाद पर ऑक्सी नाइट्रेट्स, ठीक है, HOO NO2, तो ये भी है ही, ऑर्गेनिक पर ऑक्सी नाइट्रेट्स, ये नॉक्स के ऑक्सीडेशन से बनता है। उसके बाद आ गया अपना NO3 नाइट्रेट रेडिकल, ये नाइट टाइम ऑक्सीडेशन होता है ना जब NO2 का, तो ये बनता है। उसके बाद क्या आ गया, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये रिएक्शन बिटवीन NO2 और NO3 जब होता है तो ये बनता है, मतलब सब लिस्ट सब इसकी स्पीसीज है। ये इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, जैसे नाइट्रोजन की फैमिली से कौन, मतलब NOY की फैमिली से कौन हो गया, ये मतलब जितने साइकिल है ना, और मतलब ओजोन केमिस्ट्री हो गया, और ये साइकिल से रिलेटेड खासकर नाइट्रोजन और कार्बन, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ा बहुत दिया हुआ है, देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट। 71, क्या लॉर्ड्स लॉर्ड्स वैल्यू है ये, सम पेस्टिसाइड्स आर लिस्टेड बिलो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट टॉक्सिक, ये लॉर्ड्स दिया है, ठीक है, कौन हॉर्न बजा रहा है, इग्नोर करेंगे बैकग्राउंड नॉइज को, थोड़ा सा फोकस करेंगे टॉपिक पे। तो लोड्स वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, फिर लिमिट ऑफ डोज, तो विच ऑफ द, इसमें कौन सा होगा, तो इसमें किसका है सबसे कम, थी 110 mg पर केजी में, ये ज्यादा है, ये भी 550, ये 550, सबसे कौन है 5 mg, मतलब इसका सबसे लिस्ट लिस्ट, ठीक है,
सबसे कम होना चाहिए डोज, मतलब ये कम में ही ज़्यादा पोटेंट है। इसका आंसर क्या होगा? 2 पाराथियोन। इग्नोर करेंगे इसको, ये गलत है, आंसर है 2 पाराथियोन। चलते हैं नेक्स्ट। 72 concentration of oxygen in ambient atmosphere on dry basis at 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atom pressure in the unit of, ठीक है, कितना हो जाएगा? एट 1 एटम पे निकालना है ना, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? तो 1 मोल का हमको क्या पता है? 1 मोल के जो आइडियल गैस ऑक्यूपाइज कितना करता है? 22.414 लीटर, ये तो हमें पता है, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे? ये V इक्वल टू एन आर टी बाई पी, पी भी इक्वल टू पढ़ते हैं, पी इधर लाए, इसके निकाल में हम वॉल्यूम ये निकाल लेंगे, ठीक है, तो इतना ही आता है। तो एयर में कितना है? 21% लगभग ऑक्सीजन है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एयर, कितना हो जाएगा? तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ एयर है 1/22.414, अगर पूरा उसको ले तो ये लगभग आता है 0.0446 मोल पर लीटर। उसके आगे मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 ये हो जाएगा 0.0446 मोल पर लीटर इंटू 0.21, क्योंकि 21% है ना, तो ये आ जाएगा 0.00937 मोल पर लीटर। ये मास ऑफ O2 कैसे आएगा? मास ऑफ O2, मोलर मास कितना हम जानते हैं? 32 है, ठीक है, ग्राम पर मोल, 0.00937 मोल पर लीटर इंटू 32 ग्राम पर मोल। ये तो कट जाएगा, वैल्यू भी कट जाएगा मोल से, तो कितना आ जाएगा? 0.2998 ग्राम पर लीटर। ये आ जाएगा हमारा मास कंसेंट्रेशन, 0.299 ग्राम। सही, चलते नेक्स्ट। तो इसको ऐसे निकालेंगे, तो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी सीखेंगे आगे चल के, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब क्या है? स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स इज बेस एक्सप्रेड इन यूनिट्स। अच्छा, स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये होता क्या है स्पेक्ट्रल। तो ये क्या है? फ्लक्स ऑफ फोटॉन्स है पर एरिया पर टाइम, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रल कंपाउंड, जो एक्टिनिक एक्टिनिक ठीक है, एक्टिनिक फ्लक्स है, वो क्या है? फोटॉन पर एरिया पर टाइम है। और जो स्पेक्ट्रल कंपाउंड इसमें जो आ जाता है वो क्या है? पर नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ जो लेते हैं। तो टोटल अगर हम जानना चाहें कि स्पेक्ट्रल एक्टिनिक फ्लक्स क्या है, वो नंबर ऑफ फोटोन है इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फिर अब स्पेक्ट्रल का लेंगे पर यूनिट वेवलेंथ इंटरवल, तो वो हो जाएगा ये, इसका यूनिट क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि इसका यूनिट क्या है। तो पहला तो है मीटर, पहला क्या है? अच्छा, मीटर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, तो ये तो सिंपल सा जस्ट फ्लक्स का है। उसके बाद क्या है? दूसरा सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड पर नैनोमीटर, ये है स्पेक्ट्रल एक्टिविटी फ्लक्स का, ये। दूसरा आगे भी चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मॉलिक्यूल पर नैनोमीटर, तो ये तो नहीं होगा। तो ये मोर लाइक क्या है? ये मोर लाइक क्रॉस सेक्शन यूनिट है, नॉट फ्लक्स यूनिट। उसके आगे क्या है? डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर, तो ये तो एनर्जी फ्लक्स का है ना, वाट्स पर एकड़ एरिया। और स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है नैनोमीटर, ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट है, ये एरिया कंपोनेंट है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो एनर्जी फ्लक्स की बात कर रहा है। हमें क्या पढ़ना था? स्पेक्ट्रल एक्टिव फ्लक्स।
ये दूसरा होगा सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड, तो पर नैनोमीटर। ये सही है। 23 डन। चलते हैं नेक्स्ट। द एसेंशियल कंडीशन फॉर फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमोस्फेयर आर। तो फिर से आया है, ये हल्को हर साल आता है। तो क्या क्या चाहिए, ये हम भी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है ना। तो SO2 चाहिए ना, ये किसमें पड़ता है, इंडस्ट्रियल स्मोक में पड़ता है। तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। स्मोक वाटर वेपर, नहीं स्मोक तो नहीं चाहिए। स्मोक पार्टिकल्स आर नॉट प्राइमरी रिएक्टेंट इन द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। VOC SO2 चाहिए ना, SO2 तो नहीं चाहिए। सल्फर से फिर से ये इंडस्ट्रियल का बात है, आ जा रहा है। और उसके बाद क्या चाहिए, NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स VOC चाहिए। और टेम्परेचर ग्रेटर देन 25, तो पढ़े ही थे इस, अभी पढ़े थोड़े देर पहले कि समर में होता है, मतलब मिड आफ्टरनून आफ्टरनून में होता है मोस्टली, तब डिसोसिएशन आसानी से होता है। और हम लोग पहले भी पढ़ा था पिछले वीडियो, मतलब पहले भी ये पढ़ चुके हैं। अगर कोई क्वेरी सॉल्व किया है इस तरह से डिटेल में, उसके ऑप्शंस को एनालाइज किया है, ये नहीं कि जो आंसर आंसर बस वही बाकी ऑप्शंस को, तो उसके लिए क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। अपना आंसर सही का NO, ठीक है। लेकिन जो आगे चलता है, 75 क्या, arrange the following environmental materials found in Lidl size fraction in their increasing order of cation exchange capacity। ठीक है, ऑर्डर ऑफ cation exchange capacity CEC इन कोलाइडल मटेरियल के बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें पता होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम चलते पहले क्या है, कैलोनाइट, कायोलाइट, कायोलाइनाइट। कायोलाइनाइट का क्या है, इसका तो लो है, इसका 1:1 आता है मोस्टली, ठीक है। 1:, क्लियर मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका लो आइसोमोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन है। इस ये कारण इसका ज़्यादा CEC कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी लो है। उसके बाद क्या है, मॉन्ट मॉन्टमोरिलोनाइट, ठीक है। मॉन्टमोरिलोनाइट इसका 2.1 है, इसका थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमिक सब्सटेंस है, जनरली है हाई CEC होता है, उसका हाई ज़्यादा ही होता है, ठीक है। उसके अच्छा क्वार्ट्ज होता है। क्वार्ट्ज का क्या है, तो इसका तो बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट मतलब जीरो होता है, ये इनर्टी है मान के चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका हाईली ऑर्डर्ड और नॉन चार्ज स्ट्रक्चर है इसका। तो हमको करना है इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आ जाएगा क्वार्ट्ज, उसके बाद आ जाएगा कैओलाइट, उसके बाद आ जाएगा मॉन्टोमोरिलोनाइट, उसके बाद आ जाएगा और मेटल। ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा CaBD। तो ये सही, तीसरा ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल्स PCBs क्या है, ठीक है, के बारे में उनका पूछा है। PCB कंसिस्ट ऑफ मोर देन 200 congeners 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 with different number of chlorine atoms। 2000 से ज्यादा congeners होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा ये तो आंसर ही आ गया। अच्छा आगे भी देख सकते हैं, अक्कर प्राइमरी एज ए लोकलाइज पोलराइज नहीं, पॉलीक्लोराइड बाइफिनाइल तो भाई इतना ही ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज हुए हैं हर जगह पे, इनका रेंज बहुत दूर दूर तक है, ये आर्कटिक तक पाए जाते हैं। तो लोकलाइज पोल्यूटेंट्स तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इनसे सब कुछ बना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाया है, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स बनाया है। तो ये भाई बहुत बहुत दूर तक had no common uses but were produced as manufacturing byproducts। had no common uses but were produced as manufacturing byproducts। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत बात है, पहला तो गलत ही, ये तो ये भी गलत बात है, बिल्कुल नहीं। ना ना, बायोप्रोडक्ट इनको इंटेंशनली प्रोड्यूस किया गया था। आर नोटेड फॉर द बायोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी देयर फॉर टॉक्सिसिटी, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अगर इनस्टेबल बायोलॉजिकली इनस्टेबल होते हैं तो फिर तो उतना लफड़ा ही नहीं होता, इनको लेकर हो हल्ला ही नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा केमिकली इनस्टेबल है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय तक इन्वायरमेंट में रहते हैं और बायो अक्यूमुलेशन होता है इनका बहुत ज़्यादा। बात हो गया PCBs के बारे में। PCBs क्या है ना, कि PCB में ना एक 2009 में 19 में 2019 में एक मूवी आई थी,
मतलब इससे रिलेटेड डार्क वाटर्स। तो कभी टाइम मिले तो देखने का फिल्म, ठीक है, अगर टारगेट क्रूज पूरी द्वारा ये देख सकते हैं, ठीक है। डार्क वाटर्स आई है, इसमें अपने क्या बोलते हैं, हल्क 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 भाई साहब है, हल्क भाई साहब ने एक्ट किया हुआ, ठीक है। ये बहुत ही मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, ठीक है, कि कैसे आया और क्या मतलब क्या क्या इसकी समस्याएं हैं। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ। ये लेटेस्ट में काफी अच्छी तरह से बनी हुई फिल्म है। इसमें हल्क भाई साहब ने मतलब ये हैं, हल्क भाई साहब मतलब, ठीक है, मार्क रूफेलो जो है, आफ्टर डार्क वाटर्स 2019 में आई थी। तो मतलब इट्स लाइक कि ये सब चीजें भी मैं बीच बीच में देखते मैं बता दिया करूँगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इट्स लाइक कि इंटरेस्ट रहता है। लेकिन नहीं तो इस तरह देखा, इन्वायरमेंट बहुत ड्राई रहता है, लोग समझते नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी अवेयरनेस नहीं है, तो हमें लगता है कि सेटबैक था होता है, अरे यार क्या ही। तो ये सब मजाक होता है। एनीवे, राइट, टॉपिक से नहीं भटकते, फिल्म की बात है बाद में, चलते हैं आगे नेक्स्ट। वो कहते हैं यहाँ पे मैच करना है फिर से, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू बहुत आते हैं, तो ये क्या करना है, ओके, तो केमिकल्स को ऐड मैच करना है टू देयर वाटर ट्रीटमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला क्या है, फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो ये वेल नोन केमिकल कोगुलेंट है, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है टू फॉर्म फ्लक्स एंड, ठीक है, रिमूव सर्फेस पार्टिकल्स में हेल्प करता है। तो क्या हो जाएगा, पहला का 4, ए का 4। अच्छा, इससे तो आंसर ही आ गया। इससे इसी सवाल से बस आंसर आ गया, क्या बात है। कोई नहीं, बाकी सब भी हम देखेंगे। उसके आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो लाइम है, ठीक है। ये अगर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और प्रिसिपिटेट बनता है, जो हार्डनेस होता है, ठीक है। तो हाँ, ये है, ठीक है, B3। उसके बाद CO2 का बात किया गया है। तो CO2 का हम ऐसे इस्तेमाल क्या करते हैं, जो डिजोल्व वाटर में जो कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, जिससे pH लो हो जाता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, एक्सेसिव जो एल्कलिनिटी हो जाता है, जो प्रिसिपिटेशन स्टेप, इसके पहले वाला स्टेप हुआ उसका बहुत ज़्यादा एल्कलिनिटी हो जाता है, उसके बाद इसमें CO2 ऐड करते हैं ताकि कार्बोनिक एसिड बने और थोड़ा न्यूट्रल हो पानी, लोअर द pH, यस, आफ्टर सोडा लाइम प्रोसेस, यस। और O2 तो भाई एरोबिक एक्टिविटीज है ना, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में कि माइक्रोबियल ग्रोथ हो, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये वन थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेने का। उसके बाद आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट कॉजेज बियर्स बियर्स लॉ बियर्स लॉ बियर्स लॉ रिलेशनशिप टू बी नन, सॉरी, नॉन लीनियर, दैट कॉजेज बियर्स रिलेशनशिप नॉन लीनियर, क्या क्या कॉज करता है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये क्या करता है, कॉजेज जब ये नॉन लीनियर बनाता है कौन, तो पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन, बिल्कुल सही बात है। ये डिफरेंट वेवलेंथ क्या होता है, मे बी ऑब्जर्व टू वेरियर वेरिंग एक्सटेंट डिफरेंट, तो इसके कारण क्या आ जाएगा, लीनियरिटी में वेरिएबिलिटी आ जाएगा, डिविएशन आ जाएगा, तो ये सही बात है। अच्छा, बीएस लैम्बर्ट लॉ पहले जान लेते हैं क्या होता है, इज बेटर। तो बीएस लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, तो बीएस लैम्बर्ट का क्या होता है कि ऑब्जर्वेंस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, टू कंसंट्रेशन व्हेन पाथ लेंथ इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला कि ऑब्जर्वेंस, ठीक है, is directly proportional to concentration when path length is constant, मतलब ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration when मोनोक्रोमेटिक, अगर जो लाइट सोर्स है एक ही सिंगल वेवलेंथ का है, तो फिर ये मतलब कह रहा है कि अगर लाइट जो वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ है, मोनोक्रोमेटिक है, तो जो ऑब्जर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन, जितना कंसेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑब्जर्प्शन। ये सिंपल सी बात बेयर्स लॉ कहता है, एज्यूम करता है। उसके बाद अननोन केमिकल चेंजेस सच एज एसोसिएशन डिसोसिएशन रिएक्शन,
ये भी बात है, ये भी चेंज करता है लिनियरिटी को, ये लिनियरिटी को ये भी चेंज करता है। उसके बाद है स्ट्रेलाइट। स्ट्रेलाइट में मतलब क्या है कि अगर प्रॉपरली फिटेड नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है, तो उसके कारण भी ये समस्या होती है। बिल्कुल लोअर ऑब्जर्वेंस होता है एक्सपेक्टेड से। उसके बाद मॉलिकुलर और आयोनिक इंटरेक्शन एट हायर कंसेंट्रेशन, तो ये भी होता है कि अगर हायर कंसेंट्रेशन हो जाए, ठीक है, तो डेविएशन हो जाता है, आइडियल रिस्पॉन्सेज से डेविएशन हो जाता है। तो सारे ऑप्शन सही। करते नेक्स्ट। तो इसका मतलब समझ में क्या है कि बियर लैम्बर्ट लॉ अच्छे से डिटेल करना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन कंसंट्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग हिडन नेचुरल। अच्छा, नेचुरली अकरिंग कौन कौन सा है, इंक्रीजिंग मतलब कौन सबसे कम, कौन सबसे ज्यादा बाद में। तो इसलिए तो बहुत आसान है, इट शुड बी इजी। ठीक है, तो सबसे कम जो है वो है 233। तो ये तो सबसे कम पाया जाता है 233। क्यों? क्योंकि नेचर में उतना है नहीं, मोस्टली रिएक्टर में ही बनता है। तो 233 हो गया ए। तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, ए बी। तो सही कर लेंगे सी और डी। तो ए 234 क्या था, 234 थोड़ा सा इससे ज्यादा मिलता है, ठीक है, तब भी बहुत कम मिलता है, ट्रेसेस में ही अमाउंट में मिलता है। तो उसका बी है। अगर 235 कितना मिलता है, ये भी अराउंड 1% या उससे कम ही मिलता है। और 238 सबसे ज्यादा मिलता है, 99% यही मिलता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, उसके बाद बेस्ट मेथड फॉर ट्रेस एनालिसिस ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। ठीक है, बेस्ट मेथड फॉर सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेस लेवल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट बायोमोलिकुल्स। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड क्या है सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेस लेवल ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट बायोमोलिकुल्स का क्या है। तो पैसे पहला ऑप्शन दिया है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नो नो, ये किसके लिए है, तो ये वोलेटाइल और लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स के लिए। हमने क्या अपना हाई मॉलिकुलर वेट, तो ये तो नहीं होगा। उसके आगे क्या है, HPLC विथ यूवी डिटेक्शन, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विथ यूवी डिटेक्शन। ठीक है, तो ये तो भाई स्ट्रॉन्ग यूवी मतलब क्रोमोफोर होता है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इस यूवी डिटेक्शन में हो सकता है कि सेंसिटिविटी कम हो, सेलेक्टिविटी उतने ना हो जो कि एनालिसिस कर सके हायर मॉलिकुलर वेट स्पीसीज। तो ये भी नहीं होगा। इसको कहते हैं LC-MS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें क्या होता है, जो HPLC का जो सेपरेशन एफिशिएंसी है, और उसके बाद उसको कंबाइन कर दिया गया है हाई, ठीक है, सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, मतलब दो बेस्ट चीज को एक साथ मिला दिया गया। तो ये क्या करता है, हायर मॉलिकुलर वेट बायोमॉलिक्यूल्स को सेपरेट और आइडेंटिफाई दोनों कर पाता है। कौन कर पाता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके बाद क्या है देख लेते हैं, ये भी GPC और एंड विथ RI डिटेक्शन, मतलब जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्शन। तो ये क्या कहता है, गुड फॉर मॉलिकुलर और मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन बट पुअर फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो सही है, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए बेकार है। हमें क्या करना था कि बेस्ट मेथड दोनों के लिए हो, तो दोनों के लिए यही है। कौन सा, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। चलते हैं नेक्स्ट। उसके आगे है एलिमेंट इन ह्यूमिक सब्सटेंस और कंसंट्रेशन रेंज, ये हमें बताना है। तो केमिकल एनालिसिस करने पे मतलब पता चलता है केमिकल क्या है। तो कार्बन का क्या था, 45 to 55%। A1 बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन 30 to 45%, बिल्कुल। उसके बाद है हाइड्रोजन 3 to 6% और नाइट्रोजन 1 to 5%। तो मतलब पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट। इन अ सॉल्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व्ड स्पीसीज वुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू अल्कलाइनिटी। कौन पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे अल्कलाइनिटी को डिजॉल्व स्पीसीज। कौन से फॉलोइंग डिजॉल्व मतलब इनमें से कौन सा स्पीसीज जो कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली टू अल्कलाइनिटी में। तो देख लेते हैं अल्कलिनिटी क्या है। पहले तो पता ही होगा अल्कलिनिटी क्या है, मेजर ऑफ सॉल्यूशन कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है, मतलब
स्पीसीज दैट एक्ट एज ए बेसिस, मतलब दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, जो बेस होते हैं, जो बेस होते हैं स्पीसीज जो बेस की तरह काम करते हैं, मतलब कि वो सारे सब स्पीसीज जो कि बेस की तरह काम करते हैं, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एल्किलिनिटी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चल के देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो पहला है CO3 2 माइनस, मतलब कार्बोनेट। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो करेगा ही। उसके बाद क्या है, PO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये भी करेगा। ठीक है, मल्टीपल स्टेट में करता है, तो ये भी अल्किलिनिटी में करेगा। ऐड HCO3, HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट है ना, यहाँ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी कंट्रीब्यूटर है नेचुरल वाटर्स में, कार्बोनिक एसिड बनाता है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोक्साइड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स विद हाई पीएच, ये बात सही है। उसके बाद क्या है, बाइसल्फाइड है, ये भी प्रोटॉन करेगा, मतलब सारे ही करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ये सही। ठीक है, तो सारे के सारे इसमें से सही। फॉस्फेट से लेके कार्बोनेट से लेके बाइकार्बोनेट से लेके सारे सारे जो आयंस है सब करेंगे। ठीक है, कहते हैं 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट O3 एंड फिर से ओजोन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, ये लेटेस्ट है एकदम, जो अभी पिछले साल पिछले ही आया, जो दिसंबर 2024। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि कौन सा सही है। तो O3 इज स्टेडी स्टेट इन ट्रोपोस पे डिपेंड्स अपॉन, O3 स्टेडी, अच्छा ओजोन स्टेडी स्टेट इन ट्रोपोस पे डिपेंड्स अपॉन NO N2 रेशियो। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात, इनके रेशियो के बीच भी डिपेंड करता है। उसके आगे क्या है, ए 1% डिक्रीज इन ओवरहेड 0 ओजोन इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीज 2% ऑफ यूवीसी एट ग्राउंड। नहीं नहीं नहीं, यूबीसी तो मतलब वो है कि ऑलमोस्ट सारे ऑब्जर्व भी हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो तो ऐसे 1-2% के 1% के डिग्री से कुछ खास अंतर नहीं आने वाला। ये तो गलत बात है। ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड रेफरेंस ऑफ CFC 11। नहीं, अभी तो हम पढ़े थे ना, वो पिछले साल क्वेश्चन आया था। ठीक है, सब पिछले साइकिल में भी अगर हम पढ़ के गए हैं तो हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा, गलत है। वो CFC 11 था, ना कि CFC 111। एलोन्स डू नॉट कॉज कैटालिटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ O3 इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी हम पहले पढ़े कि ये करते हैं, नॉट नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। उसके बाद HCl ClO NO2 आर कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, एक्टिव फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म। तो ये रिजर्वायर स्पीसीज है, ये कैटालिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, जब तक ये फ्री रेडिकल में जैसे Cl या फिर ClO में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, तब तक ये नहीं होते हैं। इसमें सही कौन सा हो गया, सब गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, सही आंसर सिर्फ A1 में है। इतना सारा गलत आंसर, मतलब इस लाइक कि एग्जाम में प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, टिक 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 घड़ी भाग रही होती है, तो उस समय में प्रेशर में आदमी नहीं समझ पाता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से दिमाग में ओजोन केमिस्ट्री पता होना चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना टू टफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज रिकमेंडेड। तो अच्छा, बी यहीं पे आ गया, कोई बात। तो टर्बुलेंस फिक्चर में फिक्सल क्या होता है, फिजिकल मिक्सिंग होता है टर्बुलेंस में, अफेक्ट्स DO लेवल। ठीक है, बिल्कुल सही बात। टेम्परेचर, बिल्कुल। सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कोल्डर वाटर में ज़्यादा होता है, वाटर में कब होता है, ऑक्सीजन सोलिबिलिटी। उसके बाद क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ये हेनरी लॉ द्वारा गवर्न किया जाता है। हेनरी लॉ ये तो होता है, अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें ज़्यादा होगा। एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीड पर ऑर्गेनिज्म अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके कारण DO लेवल तो चेंज होता ही रहता है ना। अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, अगर रिस्पिरेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन कम होगा। और जेनेटिक डाइवर्सिटी, नहीं इससे क्या मतलब है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता DO। तो तीसरा गलत हो गया, सब सही है, तो बाकी ये भी चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
arrange the following greenhouse gases in decreasing order of their concentration by volume, अच्छा by volume है, in earth atmosphere up to altitude of 100 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर altitude तक इनको बताता है जहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंसंट्रेशन अप टू, मतलब नीचे से ऊपर ले जाना है, नीचे सबसे ज्यादा होना चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो सिंपल सा है कि 100 किलोमीटर तक में क्या आ जाएगा, मतलब वही नॉर्मल, मतलब होमोस्फेयर वाला। तो उसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, क्या क्या दिया, ओजोन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है। हमें पता है ओजोन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 400 ppm के आसपास है, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो पहले कार्बन लिख लें, CO2 लिख लें, फिर क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, 1.2 से 2 ppm मीथेन है, तो CH4 लिख लेंगे। उसके बाद नाइट्रस, उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, ये तो 0.3 ppm के आसपास है। अरे क्या लिखना था, नाइट्रस ऑक्साइड लिखना था ना, देन 2। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ओजोन। ओजोन तो बहुत कम बनता है, लाइक कि वही जो फोटोकेमिकल जो डिसोसिएशन होता है उसमें बनता है, तो O3। तो ये आ जाएगा BCDA, थर्ड ऑप्शन। तो ये सब लेटेस्ट है, लास्ट के जो 4-5 सवाल है ये तो अभी हाल फिलहाल में। तो देखना इस तरह के सवाल आता है कि होमोस्पेक्स सवाल, अगर उसके हमें पता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाँ इतने होता है, इसका ये होता है, इसका ज्यादा होता है, तो हो सकता है आर्गन ओपन भी दे दे, इस तरह से मिस कर दे तो आदमी कंफ्यूज हो जाए नेक्स्ट टाइम। तो अगर पता है तो हो सकता है। आई थिंक इतना ही है। नाउ यू आर डन विद, ये सॉल्यूशन है। तो नाउ वी आर डन विथ PYQs ऑफ यूनिट 2, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के सारे हो गए 2021 से अब तक। उसके पहले के नहीं कराए, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो करेंगे, नहीं तो डू इट एट योर ओन। क्योंकि मैं इसलिए कराया क्योंकि सिलेबस चेंज होने के बाद से एक साल का छोड़ के बस इसलिए कराया क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टेलीग्राम लिंक है, इस पे मैं नोट्स भी डालूंगा, ये सारी पीपीटी भी डालूंगा, ठीक है। स्मार्ट प्रेप नेट पे सर्च करना, स्मार्ट प्रेप नेट टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम यूनिट 3 की PYQs करेंगे, ठीक है। चलते हैं, जैसा चल रहा है सीधा हमारा करते हैं, और जो एटमोसफेयर वाला टॉपिक था उसका नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमने एटमोसफेयर वाले टॉपिक में पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिट 1 से, वो तो कर लिया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि वो तो हो गया था। तो उसी यूनिट में फिर मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स है ना, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो वो अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो टॉपिक है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन, ये सब भी एटमोसफेयर में हो रहा है, ह्यूमिडिटी, केमिस्ट्री कैसे क्या है, तो रेडिएशन क्या है, डिबेटिक लैप्सोइड क्या है, इन्वायरमेंटल, ये सब सारे टॉपिक्स, ठीक है। थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, बट भाई फिर इसको देखेंगे तो 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है। देखते हैं, मतलब लैप्सोइड ये सब एक साथ कर देंगे, देखते हैं मतलब कि कैसे किया जा सकता है, विल डू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड फॉर्म आ गया है, बाबर कह रहा है उसको देख कर भर दें, ताकि आपका जो चॉइस का सेंटर है वो मिल सके, एंड हैव फेथ कि हाँ चीजें हो जाएंगी मुझसे, ठीक। अभी देख के लग रहा है अरे ये क्या ही क्या पूछते हैं, नहीं, जस्ट कीप ऑन डूइंग, थिंग्स विल हैपन, ठीक। अभी भी समय है, अगर आज से भी आप करना चाहें कि हाँ चलो आज याद आया कि मन किया कि नहीं इस बार नेट देते हैं, तो भी डायरेक्ट चीज पॉसिबल है, ठीक है। बट लगन से करना होगा, ठीक है, और फोकस पेपर 1 पे भी कर, कभी लेक्चर्स लाऊंगा, इसमें जो करंट अफेयर्स आते हैं उसके लेक्चर्स लाऊंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। पेपर 1 के तो आई थिंक देखते हैं, पहले पेपर 2 मेरा मेन फोकस है, पेपर 1 पे बहुत मटेरियल यूट्यूब पे कैन लुक इनटू, ठीक है। पेपर 1 के, पेपर 2 के जो करंट अफेयर्स है वो करा दूंगा, और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट ये सब जो टॉपिक है वो सब मैं करा दूंगा, बट स्टिल पेपर 2 इज माई प्रायोरिटी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, बाय। और लाइक शेयर करें प्लीज, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस इट इज मतलब बहुत हेल्प करेगा हमें। तो एग्जाम पे आए वहाँ सब्सक्राइब करें, इफ एनी डाउट वहाँ पूछें, कहीं कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क देयर, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
चलिए 15 to 20 मिनट्स में, मैक्सिमम 30 मिनट्स, ठीक है। आई विल रिप्लाई। अब रात में करेंगे तो मॉर्निंग में ही मिलेगा, तो आपको सोना भी चाहिए मुझे जीवन में, क्यों, क्या नहीं है। चलिए ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।